टेस्टिस, टेस्टिस पढ़ लिया था इसके बारे में। उसके बाद एसेसरी डक्ट्स, जिसमें रेड टेस्टिस है ना, वासा फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट आते थे। उसके बाद तीसरा जो पार्ट पढ़ा हमने एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में आपने देखा सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और लास्ट जो था वह एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसमें कौन आता है, पेनिस। तो इसको पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटलिया में कौन आता है, पेनिस आता है मेल के अंदर। तो मेल के अंदर जो पेनिस है वह एक्सटर्नल जेनिटलिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर लिखेंगे पेनिस रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। पेनिस का अगर स्ट्रक्चर देखें हम तो यह मस्कुलर होता है, मांसपेशियों से बना होता है, और ट्यूबुलर होता है, ठीक है। पेनिस इज मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये टीएस क्रॉस सेक्शन है ना, कटिंग वाला सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन किसका है, पेनिस का। तो इसमें क्रॉस सेक्शन जब करोगे तो आपको तीन बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, है ना। ऊपर वाला जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉर्पस कैवर्नोसम, कैवर्नोसा, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पस कैवर्नोसा। और इसके बीच में है ना लीनियर, इस तरह से पाइप के लाइक कटा हुआ भाग है ना, जैसे ये है, इसका कटा हुआ पार्ट गोल दिखाई देगा, तो इस तरह से। तो ये होती है आर्टरी, डीप आर्टरी, डीप आर्टरी। और एक और आर्टरी होती है जो कि इधर के साइड में होती है ना, जिसको कहा जाता है डोर्सल आर्टरी। नीचे के साइड में ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, या भी ट्यूबुलर दिख रहा है, इसको कहा जाता है कॉर्पस स्पोंजियोसम। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो कॉर्पस स्पोंजियोसम जो होता है उसके अंदर में यूरेथ्रा ओपन होती है। यूरेथ्रा समझ रहे हैं आप लोग, फिगर में हम लोग पढ़े थे। तो ये यूरेथ्रा ओपन होती है, ये है और यूरेथ्रा,
है ना। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको इस तरह से देखते हैं। ठीक है, अब इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट क्या होगा, कॉर्पस कैवर्नोसम। क्या हो जाएगा, ऊपर वाला है ना, एक इधर है एक पीछे के साइड में होगा, तो ये है कॉर्पस कैवर्नोसा। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है, यूरेथ्रा। ये क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, तो पेनिस का जो स्ट्रक्चर है उसको दो भागों में हम लोग बांट देते हैं। इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। यहां से यहां का जो पार्ट होता है, इसको पहले मिटा देते हैं, थोड़ा सा पार्ट दिखाने में नहीं बनेगा। यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है शाफ्ट। क्या बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है ग्लांस पेनिस, जो कि और ज्यादा मस्कुलर होता है, बल्ज्ड आउट उभरा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, शाफ्ट हो गया, इसको लिख देते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट कॉर्पस कैवर्नोसा। ठीक है, तो इस तरह से पेनिस का जो पार्ट दो पार्ट में बांटा गया, शाफ्ट पार्ट और ग्लांस पेनिस। ये जो ग्लांस पेनिस होती है, इस पर एक विशेष प्रकार का इसमें मेम्ब्रेन पाया जाता है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्रेप्यूस। क्या बोलते हैं इसको, प्रेप्यूस या प्रेप्यूस, है ना। ये स्किन होता है, एक तरह का मेम्ब्रेनस स्किन होता है, जो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है बाद में जाकर के। ठीक है, ये बचपन में होता है, बाद में खत्म हो जाता है, और इसी को हटा भी दिया जाता है कभी कभी, है ना। तो पेनिस का जो स्ट्रक्चर है वह उसको दो भागों में बांटा गया, शाफ्ट और ग्लांस पेनिस। ठीक है, उसके बाद जो पेनिस है, इसका जो बेस पार्ट होता है, तो यहां पर क्या बता रहे थे आपको, जो बेस होता है, जहां जड़ होता है ना, वहां पर कुछ विशेष प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है क्रूरा मसल्स। क्या बोलते हैं इसको, क्रूरा मसल्स। ठीक है, तो देखो क्या क्या लिखने वाले हैं इसके बारे में भाई। सबसे पहले पेनिस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। एक तो होता है आपका शाफ्ट। शाफ्ट क्या है, यह एंटेरियर और मिडिल पार्ट है। ये क्या है,
एंटीरियर और मिडिल पार्ट है। फिगर में नहीं दिख रहा है, ये दिख गया ना शाफ्ट, वही है। तो ये हो जाएगा इट इज एंटीरियर एंड मिडिल पार्ट, ठीक है। उसके बाद शाफ्ट हो गया। दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा आपका ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस क्या है भाई? अच्छा, ग्लांस पेनिस बताओ किसने बनाया है? कॉर्पस कैवर्नोसम या कॉर्पस स्पोंजियोसम ने, किसने बनाया है? यही वाला बनाया है ना, कॉर्पस स्पोंजियोसम। आगे जाकर कर टर्मिनल भाग में क्या होता है, फूल जाता है, इसी को कहा जाता है ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रेप्यूस, है ना, प्रेप्यूस। तो ग्लांस पेनिस के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज टर्मिनल मस्कुलर पार्ट covered with prepuce। प्रेप्यूस या कभी कभी इसको फोर स्किन भी कहा जाता है। ये एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सब जरूरत नहीं लिखने का, कैवर्नोसम, ये बस आपको नॉलेज के लिए हमने बता दिया। कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पोंजियोसम, नीट के लिए बस इतना ही, इसको खाली याद रखो, सॉफ्ट और ग्लांस पेनिस। ज्यादा ये पूछा जाता है प्रेप्यूस। ग्लांस पेनिस किस मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, उसको कहा जाता है प्रेप्यूस, ठीक है। अब देखो पेनिस का इरेक्शन, इरेक्शन ऑफ पेनिस ये आता है, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो पेनिस का जो इरेक्शन होता है वह वेस्कुलर फिनोमिना होता है। इरेक्शन मतलब टाइट हो जाना, है ना। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस जो होता है वह वेस्कुलर फिनोमिना होता है। जनरली जो पेनिस होता है वो बिल्कुल ढीला होता है, लेकिन क्या होता है, जब ये जो डीप आर्टरी है, ये जो डोर्सल आर्टरी दिख रहा है, इसमें क्या होता है, ब्लड भर जाता है। क्या भर जाता है? ब्लड भर जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये कड़ा हो जाता है, जिसको बोलते हैं इरेक्शन। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस एक तरह का वेस्कुलर फिनोमेना। वेस्कुलर मतलब क्या होता है? वेस्कुलर मतलब होता है उसमें ब्लड का भर जाना। वेस्कुलर मतलब बताए ब्लड वेसल्स का। तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, यहाँ यहाँ और यहाँ, ये क्या होता है, इसमें ब्लड भर जाता है, इसलिए ये इरेक्ट हो जाता है। और इसका जो कंट्रोल होता है, इसका जो कंट्रोल होता है वह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस कंट्रोल करता है। ये दोनों बात आप लोग याद रखोगे। इरेक्शन ऑफ पेनिस में हम लोग लिखेंगे इट इज ए वैस्कुलर phenomena in which artery filled with fluid। इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वेस्कुलर फिनोमेना। उसके बाद कंट्रोल कौन करता है? इट कंट्रोल बाय एएनएस। एएनएस के द्वारा कंट्रोल होता है। हाँ, अब ध्यान रखना, क्रूरा मसल्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। नॉर्मल जब होता है तो क्रूरा मसल्स अभी कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में रहती है। जब पेनिस इरेक्ट होता है तो ये क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। तो पेनिस के इरेक्शन के समय में क्रूरा मसल्स क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। क्रूरा मसल becomes relax during erection, ठीक है। अब मान लो एएनएस तो माइंड का पार्ट है, वो तो कभी खराब नहीं होने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है क्रूरा मसल्स में। अगर क्रूरा मसल्स काम करना बंद कर दे तो पेनिस का इरेक्शन बंद हो जाता है।
है ना। इरेक्शन पेनिस का ना होना इसको कहा जाता है इम्पोटेंसी, जिसको हिंदी में नपुंसक वगैरह नाम सुने होंगे। नपुंसक मतलब होता है पेनिस का इरेक्ट ना होना, है ना। तो यहां पर हम लोग दो चीजें लिखे, देखो दो चीजें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। एक तो स्टेरिलिटी, और दूसरा जो होता है इसको कहा जाता है इम्पोटेंसी। स्टेरिलिटी मतलब क्या होता है, बांझ, क्या होना, बांझपन को कहा जाता है। अब स्टेरिलिटी में क्या होता है, इसमें या तो स्पर्म नहीं बन रहा है या तो ओवा नहीं बन रहा है, यही होता है ना। और या दोनों में हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल। खाली फीमेल बांझ नहीं होते, मेल भी होता है। ज्यादातर चांस मेल का ही होता है। मान लो मेल में स्पर्म ही नहीं है, या स्पर्म का काउंट 20 मिलियन से कम है, ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, तो उस कंडीशन में दोषी कौन हो गया, मेल हो गया। लेकिन ज्यादातर फीमेल को ही दोष दिया जाता है। तो स्टेरिलिटी जो है क्या होता है ना, मतलब बच्चे का ना होना। तो बच्चे कैसे नहीं होते हैं, गैमेटोजेनेसिस ना होना, एब्सेंस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेट नहीं बन रहा है या तो मेल में या तो फीमेल में, ठीक है। उसके बाद ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। लेकिन ये क्या है, पेनिस का इरेक्शन ना होना, इसी को बोला जाता है इम्पोटेंसी। और ये खाली किसका दोष है, मेल का दोष। जब रिलैक्स होगी तभी वह इरेक्ट होगी, है ना। जब रिलैक्स होगा तभी इरेक्शन होगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में, नॉर्मली क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में, रिलैक्स होती है तब जाकर के पेनिस का इरेक्शन होता है। इसको याद है, इम्पोटेंसी मतलब इसका लिख देते हैं, बहुत नाम आता है इसका, नपुंसकता, यहां होगा बिंदु शायद, वो हिंदी आप लोग देख लेना। तो स्टेरिलिटी क्या होती है ना, फेल्ड टू गैमेटोजेनेसिस, उधर भाग गया, अच्छा कोई बात। गैमेटोजेनेसिस का फेल्ड होना क्या कहलाता, स्टेरिलिटी। या फिर ये भी बोल सकते हो फेल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, इसको ये भी बोल सकते हैं, एक ही बात है ना, फेल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। गांव के भाषा में अगर देखा जाए तो सेकंड वाला लाइन परिभाषा हो जाएगा। सेकंड जो परिभाषा है गांव देहात का भाषा हुआ, किसी को समझाना हो, फेज टू प्रोड्यूस है। लेकिन हम लोग के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये ज्यादा सुटेबल है, फेल टू गैमेटोजेनेसिस, है ना। ऑकर्स इन मेल एंड फीमेल, दोनों में होता है। इंपोर्टेंसी क्या है, टू इरेक्शन ऑफ पेनिस। इसमें स्पर्म वगैरह कुछ नहीं है, पेनिस ही इरेक्ट नहीं हो रही है। तो पेनिस जब इरेक्ट नहीं होगी तो ना तो स्पर्म निकलेगा ना कुछ होगा, समझ रहे हो। तो ये किसके कारण होता है ना, कुरुरा मसल डज नॉट रिलैक्स, इसी के कारण होता है ना, रिलैक्स नहीं हो पाता, इसीलिए इरेक्शन नहीं हो पाता है। ऑकर्स इन मेल, नहीं फीमेल में कहा, फीमेल में नहीं होगा ना, फीमेल में पेनिस नहीं होता है। तो ये मेल का है और ये मेल और फीमेल दोनों का है। बात को समझ गए, इसका स्ट्रक्चर पूरा समझ गए, है ना। अभी चलो, अभी क्वेश्चन वगैरह पूछते हो, 1 साल की बात बोल रहे हैं, उसमें हमने पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया, सारा चीज पढ़ा दिया। तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर पूछता है सर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ होता है। अभी आप लोग नहीं पढ़े हो, फीमेल में होता है। अभी आप नहीं भी पढ़े हो फिर भी आपको मालूम है ना। तो वहां तो पूरा डिटेल में पढ़ा दिए, हम हो गए बेहोश, समझ रहे हो। अब हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है ऐसा क्वेश्चन में, है ना। तो ये सब ध्यान देना है ना।
हाँ वही रामायण वाला कहानी, रामायण खत्म हो गया, सीता का पता नहीं। तो यह हो गया आपका, समझ गए ना, टेनिस में कोई दिक्कत। और नीट के लिए आपका यही आएगा, नीट में यही आएगा, वेस्कुलर फेनोमेना और कंट्रोल बाय एनएस, इनमें से दो ही क्वेश्चन आता है, उसके अलावा नहीं आएगा कुछ भी। समझ गए? अब आगे चलते हैं। हमने क्या किया, कवर कर लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब चलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पर्म। तो कहने हम आपको याद दिला दें कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म बनता है। कहाँ बनता है? टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है। टेस्टिस का जो चैम्बर हो, टेस्टिस में बहुत सारे चैम्बर होते हैं, याद है? टोटल कितना चैम्बर होता है? 250 चैम्बर। कितना होता है? और प्रत्येक चैम्बर में 3-3 ट्यूबुल्स होते हैं, जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूबुल। उसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्म बन रहा है। सारा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर स्पर्म बन रहा है ना। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इस तरह से दिखाया था हमने काट करके। इसमें एक सेल बताया था जिसका नाम था स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम था इसका? स्पर्मेटोगोनिया। और इसके साइड में एक और सेल थी जिसको बोला गया सर्टोली सेल। तो ये जो फिगर बना है हमने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का, ये है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। तो स्पर्मेटोगोनिया ही डिवाइड होके क्या बनाएगी? स्पर्म। क्या बनाएगा? और सर्टेली सेल इस स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, इसको बचा के भी रखता है इसको ब्लड से। तो आज अब जो हेडिंग होगा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन कब होता है मेल में? मेल में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वह लगभग 10 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन उसको लिखोगे क्या? प्यूबर्टी। क्या लिखते हैं? प्यूबर्टी मतलब होता है जब सेक्सुअली रूप से हम क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए, सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, तो उसी को कहा जाता है प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं इसको? प्यूबर्टी। वही बात रहा फीमेल में। फीमेल में ओवा का निर्माण कब होगा? तो वह नहीं, गलत है। ओवा का निर्माण जब वो मां के गर्भ में रहेगी उसी समय स्टार्ट हो जाता है। दोनों में अंतर है। जब कोई फीमेल मां के गर्भ में है, ठीक है, तो 6 महीने बाद से स्टार्ट हो जाता, 6 महीने बाद तक बन ही जाता है उसमें। 6 महीना तक में बन जाता है। सोचो 9 महीने का होता है ना, तो उसके भ्रूण अवस्था में ही बन जाता है। और हमारे में जब हम लोग जन्म लेते हैं, जब हमारा प्यूबर्टी आता है, तब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। तो फीमेल में जो oogenesis है वह भ्रूण एम्ब्रियो कंडीशन में ही हो जाता है, लेकिन मेल में ऐसा नहीं है, हमारे में प्यूबर्टी में होता है, ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा, गैमेट बन रहा है। तो यहां पर हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम? डिफिनेशन है ना, है ना। स्पर्म फॉर्मेशन वही हुआ ना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम, कहां से? स्पर्मेटोगोनिया। कहां पर होता है भाई? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, या इसी को क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल। बाय मियोसिस, किसके द्वारा होगा? याद रखना, मियोसिस होगा तब वो हेप्लॉइड हो जाएगा। बताए ना, गैमीट को छोड़ करके पूरा बॉडी क्या है? डिप्लॉइड, है ना। तो बाय मियोसिस इज टर्म एज स्पर्मेटोजेनेसिस।
स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, कब स्टार्ट होता है? इन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट इन प्यूबर्टी, है ना, स्टार्ट इन प्यूबर्टी, है ना। अब चलते हैं हम लोग प्रोसेस। तो देखिए आपके सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया होती है। ये खुद कैसा होगा? कैसा होगा? डिप्लॉयड। कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। अब उसमें सारा का सारा स्पर्मेटोगोनिया नहीं, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वह पहले माइटोसिस करेंगी और अपनी संख्या को बढ़ाएंगी। क्या करेंगी? माइटोसिस करेंगी और अपनी संख्या को बढ़ाएंगी, उनका ग्रोथ वगैरह होगा। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं? सबसे पहले यह माइटोसिस करेंगे। याद रखो माइटोसिस जो है वह स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, वो खुद अपना संख्या पहले बढ़ाएगा तब जाकर के वह वर्क करेगा। इस तरह से माइटोसिस करेगा। ठीक है, तो यह स्पर्मेटोगोनिया ही रहेगा। ग्रोथ दोनों चीज होंगे, माइटोसिस होगा, ग्रोथ होगा, स्पर्मेटोगोनिया ही है ना। मतलब क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया ने सबसे पहले अपनी संख्या बढ़ा दी। क्या कर दी? अपनी संख्या बढ़ा दी वहां पर। तो स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारा बन गया। अब इसमें क्या होगा? ये खुद क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस दो प्रकार का होता है, पढ़ा चुके हैं। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस दो भागों में होता है। मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस यहां पर मियोसिस फर्स्ट, तो जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा तैसे ही स्पर्मेटोगोनिया दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, दो सेल्स में बदल जाएगी और इस सेल को कहा जाता है ना। अच्छा देखो स्पर्मेटोगोनिया है ना, ये डिवाइड हुआ तो स्पर्मेटोगोनिया में बदला। इस स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इसीलिए इसको स्पर्मेटोगोनिया लिखना ज्यादा सही नहीं है। समझ रहे हो बात को? इसको क्या बोलोगे? जब नाम रख दिया गया तो हम लोग उसको भी रखेंगे, है ना। तो ये कैसा? ये भी डिप्लॉयड होगा। हमको भी लग रहा था, आप भी सोचो ना, ये डिवाइड हुआ तो फिर चेंज हुआ तो इसका थोड़ा सा नाम अलग होना चाहिए। हाँ दोनों डिप्लॉयड ही है। क्या है? वही सेल है, बस डिवाइड हो गया। और जानते हो आप लोग माइटोसिस द्वारा डिवाइड होने के बाद चेंज वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो ये चेंज नहीं हुआ बट नाम चेंज रख दिया गया। बचपन का कुछ नाम होता है लेकिन बड़े होते हैं तो नाम थोड़ा हमारा चेंज होता है ना, वही चीज हो गया। तो अब ये मियोसिस फर्स्ट करने के बाद ये हेप्लॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्लॉइड हो जाएगा और यह कहलाएगा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये खुद कैसा होगा? अब हेप्लॉइड। क्या हो जाएगा? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट होगा जैसे ही हेप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसमें क्या होगा? मियोसिस सेकेंड, दोनों में हो जाएगा। मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अब ये दोनों सेल फिर डिवाइड हो जाएंगे और लास्ट में कितना सेल बनेगा? 4 सेल। क्या बनेगा? 4 सेल इस तरह से बन जाएगा। एक सेल,
2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। लेकिन क्या ये स्पर्म जैसे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है। स्पर्म हम लोग जानते हैं पूंछ होता है, शरीर होता है, लेकिन ऐसा ये तो गोल गोल है। तो ये स्पर्म नहीं बना, इसको कहा जाता है स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मेटिड। और ये खुद कैसा होगा? हैप्लॉइड ही रहेगा। एक बार हैप्लॉइड हो गया तो बार बार हैप्लॉइड ही होगा। ये भी एन हो जाएगा, मतलब हैप्लॉइड। एन मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब होता है क्रोमोसोम आधा हो जाना। क्या हो जाना? आधा हो जाना। मतलब यहाँ 2n है तो कितना क्रोमोसोम होता है हमारे शरीर में? 46। 2n मतलब 46। यहाँ भी कितना होगा? 46। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? आधा। हैप्लॉइड हो गया ना तो 23 हो जाएगा। और इसमें भी क्या हो जाएगा? 23। ठीक है। अब देखो स्पर्मेटिड स्पर्म जैसा नहीं बना तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये बदल जाएगा यहां से, और यहां से यह बदल जाएगा इस तरह से। तो स्पर्मेटिड बदल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्पर्म में। तो ये जो स्पर्म होने की घटना होती है इसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। अब यहां पर पूंछ वाला जानवर, हाँ बोले, हाँ एक ही, ध्यान रखना ये बस बदल रहा है। जैसे शक्तिमान देखे हो ना, शक्तिमान में गंगाधर रहता है लेला जैसा, वो ऐसे ऐसे करता है शक्तिमान, तो ट्रांसफॉर्म हो गया। वही चीज क्या हो गया? बदल गया। तो वही हो गया, 4 4 बना दिए। ठीक है। अब ये बन गया आपका स्पर्म। हाँ गंगाधर ही शक्तिमान है, स्पर्मेटिड ही क्या है? स्पर्म है, लेकिन ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो ये खुद क्या होगा? हैप्लॉइड। क्या होगा? और जान रहे हो 23 क्रोमोसोम होता है हमारे स्पर्म में। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का कन्वर्जन होना, ट्रांसफॉर्म होना, वो क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्म बनने की क्रिया को क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरा स्पर्म बनने का, लेकिन इसका इसमें बदलना क्या कहलाता है? तो इस तरह का जो कंफ्यूजन वाला बहुत सारा टर्म है, जो बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। जितना टर्म है सबको एक ही जगह लिख देते हैं। और आप लोग भी देखे हो कई होते 7 8 एक ही जैसा टर्म है, तो एक जगह लिख देंगे, अपने याद कर लोगे। फिर कंफ्यूजन, बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है इन सब में। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा हमारा स्पर्म फॉर्मेशन हो चुका है। तो हाँ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लिखा हुआ, फिगर नहीं बना हुआ है। हाँ बोलिए। आगे है, आगे होगा। हाँ स्पर्मेटोजेन, यही तो है। पलटाइए इधर इधर, ये है ना स्पर्मेटोजेन, गैमेटोजेनेसिस, वही तो है उसमें दिया हुआ। हाँ बता रहे हैं, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। सबको एक ही जगह लिख देते हैं, सबको एक ही जगह। तो ये इसमें क्या क्या हुआ भाई? अब बताओ, एक स्पर्मेटोगोनिया कितना स्पर्म बनाया? कितना बनाया? 4। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसमें कौन सा डिवीजन होता है? इसको मत याद रखो। मियोसिस। क्या होता है? वो माइटोसिस तो बस वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बना। मियोसिस क्या होता है? माइटोसिस नहीं याद रखोगे। ठीक है। अब आपके पास मान लो 100 स्पर्मेटिड दिया हो, सॉरी 100 स्पर्मेटोगोनिया दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो कितना मियोस, देखो 1000 स्पर्म बनाने के लिए कितना बार मियोसिस होगा? या फिर ऐसे हटाओ, 1000 स्पर्म बनाने के लिए कितना स्पर्मेटोगोनिया चाहिए?
अच्छा ऐसे चलो, हाँ 250 क्या हो जाएगा 250, क्योंकि एक मियोसिस में 4 बन रहा है, इसलिए 4 से गुना कर दोगे। तो ये खाली बस, ये तो खाली डेमो था, ये हमने लिख दिया। वैसे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनवाएंगे डीपीपी में से, असाइनमेंट में से। तो ये स्पर्मेटोगोनिया हो गया, माइटोसिस हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखने। अच्छा हाँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? क्या कैसा होगा? डिप्लॉइड। कैसा होगा? हाँ वो स्पर्मेटोगोनिया ही है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड, स्पर्म तो हैप्लॉइड होगा ही। तो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग इस फिगर के माध्यम से। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट undergoes meiosis first to produce secondary spermatocyte, which further undergoes meiosis second to form spermatid, है ना। स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म। बस ये छोटा सा पॉइंट था, हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब कुछ हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ टर्म लिखते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। देखो ये टर्म है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इंसेमिनेशन, एजैकुलेशन, सब है ना, एक ही जैसा लग रहा है सब, है ना। तो देखो इस सब का अर्थ अलग अलग होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस समझ गए, स्पर्म फॉर्मेशन शॉर्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिख देंगे समझने के लिए। स्पर्म फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या होता है? स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना। इसका मतलब क्या होता है? स्पर्मेटिड किस में बदल जाए? स्पर्म में। और ये जो बदलने की क्रिया होती है इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब समझना जरा सा यहां पर मेरे द्वारा, आप लोग सभी लोग समझ रहे हो कि सेमिनस फेरस ट्यूबुल्स में स्पर्म बना हुआ है, और आप लोग को याद होगा कि इसमें सर्टोली सेल होती है जो कि स्पर्म को बांधे हुए रहती है, अंदर में था ना, लगाए थे। तो स्पर्म उसी में चिपकी हुई रहती, चिपका हुआ रहता है। जब वह थोड़ा मैच्योर हो जाता है तब सर्टोली सेल से बाहर निकलता है। तो सर्टोली सेल से स्पर्म का बाहर निकलना क्या कहलाता है?
स्पर्मिएशन क्या कहलाता है? क्या? उसका सबका अलग अलग टाइमिंग होता है। वैसे देखो स्पर्म मेच्योर सर्टोली से निकलेगा, एपिडिडाइडमिस में भी स्पोर जाके स्टोर होता है, वहां भी वह मेच्योर होता है, बताए थे ना। तो उसका टाइमिंग अलग अलग है सबका। तो स्पर्मिएशन क्या होता है? लिबरेशन मतलब क्या होता है? निकलना। लिबरेशन मतलब लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल से निकल गया, सर्टोली सेल से रेड टेस्टिस, ट्यूबुलर रेक्टाई से होते हुए रेड टेस्टिस, वहां से फ्रेंच से होते हुए एपिडिडाइमिस में चला जाएगा। तो टेस्टिस से स्पर्म का बाहर निकलना, टेस्टिस से बाहर निकलना, वह क्या कहलाएगा? सेमिनेशन। टेस्टिस से बाहर निकलना मतलब एपिडिडाइमिस में चले जाना, तो इसको बोला जाएगा लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। अब वहां चला गया, भास डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट से होते यूरेथ्रा से बाहर निकल जाना। यूरेथ्रा से मतलब शरीर से बाहर निकल जाने स्पर्म क्या कहलाता है? एजाकुलेशन। लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम बॉडी। इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है बॉडी से बाहर निकले लेकिन कहां जाए? फीमेल के बॉडी में, तो इसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। दोनों एक ही चीज है, याद रखो, है ना, लेकिन ये फीमेल में जा रहा है। क्या लिखेंगे? लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल। फीमेल के किस पार्ट में जाता है? वेजाइना। कहां जाता है? तो आज तो पढ़ेंगे हम लोग फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यह कुछ टर्मिनोलॉजी था, इसमें से देखो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है भाई। आपके एनसीईआरटी में खाली ये नहीं दिया हुआ है, बाकी सब दिया हुआ है। तो ये भी डायरेक्ट पूछ देता है, जो कि आपको, और आप लोग जान ही रहे हो कि क्वेश्चन बहुत हल्का रहता है, खाली बच्चा रेगुलर पढ़ लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। रेगुलर स्टूडेंट, रेगुलर आजकल का नीट का जो पैटर्न है उसमें खाली रेगुलरिटी होना चाहिए। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे, नहीं होगा, चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाओ, कितना भी आपको याद हो जाए बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री। हाँ रेगुलर रहोगे तो हो जाएगा। अब बोलोगे रेगुलर रहेंगे तो कैसे हो जाएंगे? कल के दिन हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा नहीं है। पता नहीं, भगवान देखता है ऊपर से, भगवान देख रहा है। अगर तुम रेगुलर हो, 6 घंटा डेली 7 घंटा पढ़ रहे हो, तो भगवान देख रहा है, सिलेक्शन करवा दे। वही देख रहा है कि 2 दिन पढ़ा, तीसरा 2 दिन एकदम नहीं पढ़ा, तीसरा दिन 24 घंटा पढ़ लिया, ऐसे कर देगा भगवान। अब इसको किस्मत बोलो क्या बोलो, ये होता है, रियल बात है, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देते हैं। स्पर्म का किसमें, स्पर्मेटिड का किसमें बदलना? स्पर्म में बदलना। थोड़ा सा हम लोग फिगर बना लेते हैं इसका, जो कि आपको जिंदगी भर के लिए कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। माइटोकॉन्ड्रिया और यह है सेंट्रियोल।
ये फिगर है स्पर्मेटिड का, और यह किस में बदल जाएगा? स्पर्म। ठीक है, आप ध्यान देना, स्पर्मेटिड जो है इसका जो इसका जो ये क्या है भाई? गोल्जी बॉडी। ये क्या है? गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी कन्वर्ट हो जाता है इसके इस पार्ट में। पहले इसका पार्ट बना देते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? हमारा फिगर क्या हो गया है? लेकिन इसको टेढ़ा होने नहीं दिया जाएगा। इसमें हमारा दो काम हो रहा है, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी पढ़ ले रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन को भी देख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो स्पर्म जो है उसको हम लोग चार भागों में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? चार भागों में बांटते हैं। ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है हेड। क्या बोलते हैं इसको? हेड कहा जाता है। और ये टेल नहीं है, ये गर्दन है। ये क्या है? इसको कहा जाता है नेक। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नेक। ठीक है, और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है मिडिल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? और ये आकाश बाबू, ये क्या होगा? बहुत बढ़िया, टेल। ठीक है, अब देखो हेड में दो चीजें होती है। ये जो आगे वाला दिख रहा है आपको नुकीला चीज,
इसको कहा जाता है एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोसोम के अंदर इंजाइम्स होते हैं, जोनालाइसिन और हाइलुरोनिक एसिड, दो तरह के इसमें इंजाइम्स होते हैं, जो कि बाद में ओभा से जब ये टकराता है तो उसको छेद करके अंदर चला जाता है। समझ रहे हो? एक्रोसोम। और ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। ये क्या है भाई? न्यूक्लियस। कितना क्रोमोसोम? 23। ये क्रोमोसोम किसका है? 23। माँ का या फादर का? फादर का। तो फादर का जितना गुण है सब इसी में है, क्रोमोसोम में। क्या बोले? नहीं समझ रहे हम आपका, जोर से। स्पर्म को देखना है आपको? अच्छा, वो तो काउंटिंग होता है ना, वो चेकअप कराओगे तो चेक काउंटिंग। जैसे ब्लड का काउंटिंग होता है, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, उसी तरह स्पर्म का काउंटिंग होता है। आपका जो सीमेन है वो लिया जाएगा, उसका काउंटिंग किया जाएगा, है ना? समझ गए? तो न्यूक्लियस ध्यान दो, अब ध्यान देना, अब हल्ला नहीं। ये क्या दिख रहा है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? और ये कहां पर है? मिडिल पीस में। ये है सेंट्रियोल। क्या है? जिसको कहा जाता है एनुलस। ये जो रिंग लाइक है ना, इसको कहा जाता है एनुलस। क्या बोलते हैं इसको? एनुलस। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं आप लोगों को। यहां पर ये जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी किस में बदल जाएगा? एक्रोसोम में। कई बार क्वेश्चन आया है। स्पर्म का एक्रोसोम कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। कौन बनाता है? तो क्या स्पर्म में गोल्जी बॉडी होगा? नहीं है। वो किस में बदल चुका है? एक्रोसोम में बदल गया ना वो, गोल्जी बॉडी रहा नहीं। तो यहां पर लिखेंगे गोल्जी बॉडी कन्वर्ट इनटू एक्रोसोम। ठीक है। अब ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये कहां आ गया? हेड में। कहां आ गया? हेड में। तो न्यूक्लियस ये क्या बना रहा है? हेड में पार्ट बना रहा है। हेड का जो मेन पार्ट वो न्यूक्लियस है ना। एक्रोसोम बहुत छोटा होता है ना, नुकीला टाइप का होता है। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जाकर के मिडिल पार्ट में सज जाता है, क्योंकि स्पर्म इतना ज्यादा मोटिलिटी करता है, उसको ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना रहा है? मिडिल पार्ट। क्या बना रहा है? उसके बाद ये है दो गो चीज जो दिख रहा है, ये है सेंट्रियोल। ये क्या है? सेंट्रियोल। पहले वाला जो सेंट्रियोल है यह नेक में चला जाता है, और नीचे वाला जो सेंट्रियोल है यह चला जाता है, ये एनुलस बना देता है। क्या बना देता है? तो इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये नेक में चला जाएगा। और ये क्या है? डिस्टल सेंट्रियोल। और ये क्या बनाएगा? एनुलस। क्या बनाएगा? एनुलस। और ये फाइबर टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हो, या ये सेंट्रियोल और इस सेंट्रियोल के बीच में ये स्पिंडल फाइबर होते हैं, जो कि उसको जोड़े हुए रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गति करता है। तो गति करने में मान लो हम लोग गति करेंगे, टूट जाएगा ना, तो उसी तरह ये इसको संभाल के रखता है। और ये फाइबर ये टेल तक पाए जाते हैं, ये आपको टेल तक पाया जाता है। इसको आपको नहीं याद रखना है कौन सा चीज, बस इसको याद रखना है। एक्रोसोम कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। ठीक है। तीसरी बात, साइट आपको साइटोप्लाज्मा कहीं दिख रहा है क्या स्पर्म में? नहीं है होता।
बहुत ही लो अमाउंट में होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पुअरली अमाउंट में होता है, बहुत ज्यादा लो अमाउंट में होता है साइटोप्लाज्मा, जिसको हम लोग कह सकते हैं एब्सेंट की कैटेगरी में है, लेकिन थोड़ा मोड़ा होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब इसके पास स्पर्म नहीं है, तो सॉरी, स्पर्म के पास साइटोप्लाज्मा नहीं है, लेकिन ओवा इससे 1000 गुना बड़ी रहती है। क्या रहती है? 1000 गुना बड़ी रहती है। तो ओवा के पास तो कितना ज्यादा है साइटोप्लाज्मा, तो इसको रखने का जरूरत नहीं है। उसको कहता है आपके पास है, हम नहीं रखते। तो सबसे मेन पार्ट इसमें क्या दिख रहा है आपको? स्पर्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। वही तो है निर्धारण करेगा बच्चे में गुण। अब ये फादर का आ गया ना 23 को क्रोमोजोम, उधर से मदर का 23 क्रोमोजोम है, दोनों मिलेगा, बच्चा जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? वही तो जायगोट डिवाइड करके पूरा शरीर बना दिया। पूरे शरीर में यही क्रोमोजोम रहेगा कि नहीं? तो इसीलिए हमारे अंदर माँ के भी गुण होते हैं, बाप के गुण। आप लोग को 11th में बताते थे ना कि देखो माँ बाप से बच्चों में गुण जाता है, तो कैसे जाता है? सेम ही होता है लगभग, थोड़ा मोड़ा ज्यादा कम होगा ही। वो आप कह नहीं सकते उसका ज्यादा है उसका कम है, आपको दिखेगा नहीं सारा गुण। समझ रहे हो? दोनों का गुण होता है। अब वो नेचर पे डिपेंड है, वो कितना किस पर जाएगा। समझ रहे? किसका? हाँ, ये भाई। और ये वाला जो कवरिंग है, यहां से लेके इसे करके इसे करके इसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये क्या है? व्हाट इज दिस? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरा का पूरा। देखो भाई, स्पर्म सेल है ना, तो सेल कवरिंग क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, है ना? नहीं, अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये माइंड में रहेगा आपके। मान लो अभी नहीं बताते हम तो ये समझ रहे हैं, समझ ही रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर हो गए, तो इसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन गया। देख रहे हो, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। इतना सारा कुछ होता है कि स्पर्म बनने में, है ना? तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप लोग, हाँ, आप लोग थोड़ा सा क्या हो चुके हो, इसको जरा सा आप लोग लिखो थोड़ा बैठ करके, है ना? इसको थोड़ा ऊपर कर लेना है। इसको 5 मिनट ब्रेक जरूरी है, नहीं तो माइंड सेचुरेट हो जाता।
तो अब टर्मिनोलॉजी के बाद, अच्छा इसके बाद अब इसमें लिखाना कुछ नहीं है, समझ गए ना, इसमें लिखाना नहीं है। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना, जो जो आपको बताया उसको लिख देते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। स्पर्म, है ना, स्पर्म जो है इसको 4 भागों में डिवाइड है। स्पर्म बॉडी डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट्स। पहला हो गया हेड। हेड के बारे में बात करें तो हेड जो होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्रोमोसोम होता है, जिसमें फादर की प्रॉपर्टी होती है, और एक्रोसोम होता है ना। हेड कंटेन्स 2 पार्ट। पहला होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम के बारे में 2 लाइन। एक्रोसोम जो है यह गोल्जी बॉडी से निर्मित होता है। इट ट्रांसफॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। और दूसरी बात, यह कुछ एंजाइम्स रखते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। इट कंटेन्स एंजाइम लाइक, पहला जो एंजाइम है, पहला जो एंजाइम होता है वह होता है हाइलुरोनिक एसिड, और दूसरा जो होता है यह जोनालाइसिन। क्या होता है? जोनालाइसिन। 2 तरह के एसिड होते हैं, जोनालाइसिन, है ना, और हाइलुरोनिक एसिड होते हैं। अब देखो इन दोनों का काम क्या है। यहां पर देखो जो ओवा होती है, ऐसे स्पर्म, तो ओवा जो होती है वह 3 लेयर से घिरी रहती है, ठीक है। बाहर का जो होता है उसको कहा जाता है कोरोना रेडियाटा। क्या बोलते हैं? इसको पढ़ेंगे हम लोग, बाद में पढ़ेंगे भाई, घबराना नहीं है। कोरोना रेडियाटा जो होती है वो सबसे बाहरी लेयर होती है। उसके अंदर एक और लेयर होता है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। क्या नाम है? जोना पेलुसिडा। तो स्पर्म को तो ओवा के अंदर घुसना है भाई, बिना फाड़े हुए मेम्ब्रेन को जा पाएगा क्या? और मेम्ब्रेन को भ्रष्ट करने के लिए इंजाइम्स चाहिए, क्योंकि ये नोक देख रहे हो, ये भाला नहीं है जो भोग के अंदर चल जाएगा। ये तो सॉफ्ट पार्ट है। क्या है? भले तिकोना है लेकिन सॉफ्ट पार्ट का है, अपने मन से नहीं जा पाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे जाता है तैसे ही सबसे पहले कौन आएगा? कोरोना रेडियाटा। तो कोरोना रेडियाटा ये हाइलुरिक एंजाइम छोड़ देता है। कोरोना रेडियाटा क्या हुआ? हट गया, फट गया। उसके बाद दूसरा क्या है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को कौन फाड़ दिया? अंदर चला गया। ये मतलब चक्रव्यूह है 2 गो। दोनों चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कौन है? एसिड, है ना। इसको कहीं कहीं पर यह भी लिखा रहता है हाइलुरोनिडेज। ये किसको डिजॉल्व करता है? कोरोना रेडियाटा को। और जोनालाइसिन किसको डिजॉल्व करता है? जोना पेलुसिडा। हालांकि ये बाद में भी हम लोग वहां पढ़ेंगे जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो मतलब ये दोनों एंजाइम से क्या फायदा होता है? दोनों एंजाइम से फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ही हो रहा है ना। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग 3rd लाइन,
बोथ एंजाइम हेल्प इन किसमें, फर्टिलाइजेशन। अब वहां आएगा तो हम डिटेल में समझाएंगे कैसे कैसे डिजोल्व करता है। क्लियर, क्लियर हो गया ना जी। ये हो गया एक्रोजोम। एक्रोजोम के बाद दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, हेड का पार्ट है ना। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, 23 क्रोमोजोम होते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल एज क्रोमोजोम्स। कितने होते हैं, 23। अब आप लोग को 11th में पढ़ाते थे ना, माँ बाप से बच्चों में गुण जाता है, कैसे जाता है नहीं समझ में आता था। नहीं वो तो बहुत दूर हो गया। पहले कैसे बच्चा बना, फादर से स्पर्म गया, स्पर्म में क्रोमोजोम है मतलब गुण है। मदर से ओवा बना, उसमें मदर का क्रोमोजोम है, गुण बना, दोनों मिला जैगोट बन के, वही जैगोट बच्चे में बदल गया। तो देख रहे हो कैसे हो रहा है। बचपन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक गुणों को ढोने वाला कौन होता है, डीएनए। तो क्रोमोजोम का पार्ट है डीएनए। तो देख रहे हो डीएनए, दोनों का डीएनए आ रहा है क्रोमोजोम के फॉर्म में, वो चला जा रहा है। तो ये हो गया न्यूक्लियस। हेड पहला पार्ट क्या था स्पर्म का, हेड। दूसरा क्या होगा, दूसरा नेक। ये छोटा पार्ट होता है, इसको कोई जरूरत नहीं पढ़ने का, कुछ होता ही नहीं, छोटा सा गर्दन होता है। उसका तीसरा क्या है, मिडिल लेयर या मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट में क्या होता है, न्यूमरस, बहुत ज्यादा संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि स्पर्म को एनर्जी देता है गति के लिए। एनर्जी कैसे देगा यार, हाँ कैसे देता है माइटोकॉन्ड्रिया ने, कैसे देगा जी, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कैसे देगा, श्वसन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एरोबिक रिस्पिरेशन। श्वसन में अर्थी से एटीपी बनता था ना, याद आया, हाँ एनर्जी देगा। अब चौथा जो है वह क्या है, टेल। टेल क्या करता है, ये स्विमिंग में हेल्प करता है। स्विमिंग मतलब देखो बताए थे ना कि सीमेन जो होता है उसमें स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा होता है, तो उस प्लाज्मा में स्पर्म तैरते रहता है। देख लेना वीडियो जरा, कभी देखे हो ना, स्पर्म उसी में फ्लूड में तैरते रहता है ऐसे करके, और बढ़ते रहता है आगे इस तरह से। तो टेल स्विम करने में हेल्प करता है उसमें अंदर, है ना। क्लियर। अब इसमें एक नोट्स जो लिखना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए, जिसमें फर्टिलाइजेशन हो सके, उसके लिए 60% जो स्पर्म होना चाहिए वह नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए। ध्यान रखो स्पर्म का शेप कैसा है, ऐसा कैसा है, ये नॉर्मल शेप हुआ। अब जरूरी नहीं है 200 मिलियन स्पर्म बन रहा है, एक दो को नहीं बन रहा है, मिलियन समझ रहे हो ना, 1 मिलियन में 10 लाख, 200 है, 20 मिलियन मतलब कितना करोड़ हो जाएगा जी, 200 मिलियन निकालो कितना करोड़ होगा, 2 करोड़ हो रहा है सही में, हमको तो ज्यादा लग रहा है। 1 मिलियन 10 लाख, इसलिए 200 मिलियन, 2 को शून्य बढ़ा दो,
20 करोड़ हुआ। अब 20 करोड़ में आपको लग रहा है कि सब नॉर्मल शेप का हो ही जाएगा, क्योंकि स्पर्मेटिड बदल रहा है बार बार में, कितना जल्दी बन रहा है समझ लो। तो नॉर्मल शेप साइज का नहीं होता है, लेकिन भगवान ने उसके लिए आपके लिए मौका दिया हुआ है। भगवान ने क्या कहा कि 60% अगर आपका स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज का होगा तो आप फर्टिलाइज कर पाओगे, मतलब आप बच्चे पैदा कर सकते हो। और 40% कम से कम नॉर्मल मोटिलिटी होना चाहिए। आपको पता है स्पर्म मोटिलिटी करना चाहिए। सोचो कि उतना स्पर्म मोटिलिटी करने के बाद एक ही स्पर्म जा पहुंच पाता है, फर्टिलाइज कर पाता है। 20 करोड़ था ना जी, उसमें करीब 19 करोड़ स्पर्म तो बीच में लटक जाता है। कुछ ही सैकड़ों में स्पर्म ओवा तक पहुंच पाता है, समझ लीजिए कितना मारामारी है, कितना। तो आपको कम से कम 40% स्पर्म नॉर्मल एक्टिविटी वाला होना चाहिए, मोटिलिटी वाला होना चाहिए। उससे कम है तो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि बार बार प्रेगनेंसी नहीं होता है। जैसे मैरिज के बाद जरूरी थोड़े ना मैरिज हुआ बस प्रेगनेंसी आ गया, जरूरी। किसी को देखते हो 4 महीना बाद प्रेगनेंसी आती है, 1 साल बाद भी आती है। तो कब वो 200 मिलियन स्पर्म उस ओवा को फर्टिलाइज करेगा वो ना मायने है। हो सकता है अभी आप कमजोर थे उस समय, तो उस समय स्पर्म काउंट ही कम है आपका, या फिर स्पर्म का उस तरह का एक्टिविटी नहीं है, नहीं हो पा रहा। फिर जब बॉडी मतलब भोजन वगैरह, इसलिए कहा जाता है ना शुद्ध आहार खाइए, हाइजेनिक फूड। पिज्जा बर्गर मोमो फलना चिलना, हाइजीन नहीं है उसमें, गड़बड़ चीज है वो। स्पर्म काउंट बढ़ाने का सबसे अच्छा जो आयुर्वेदिक तरीका है बनाना। केला खाइए, स्पर्म बहुत ज्यादा वृद्धि होती है उसके लिए। और फीमेल को अगर ओवा बढ़ाना है, ओवा, तो उनको सबसे अच्छा है कोकोनट ऑयल, सॉरी कोकोनट मिल्क। डाब का पानी जी, डाब का पानी, तेल नहीं खाना है, कोकोनट मिल्क, कोकोनट वाटर। तो वो अलग बात है, खा जाते हैं केरला वगैरह, चेन्नई वगैरह में यही किया जाता है। तो वहां पर नारियल तेल का ही यूज किया जाता है, सरसों तेल, क्योंकि इतना ज्यादा तो उसको डाल दे। देखते ना घर उर में कभी कभी सरसों तेल खत्म हो जाता है तो कभी रिफाइन से सब्जी बन जाता है, तो बन जाता है तो किसी तरह खा ही लेता है लोग। तो वहां पर होता है ऐसा, वहां पर आपको नारियल तेल से ही सब्जी दिया जाता है। तो वो हम नहीं कह रहे हैं, टाव डाब की बात कर रहे हैं। और जो मेच्योर नारियल है, मेच्योर छठ पूजा वाला, जो उसमें गुद्दा आ जाता है, तो उसको पानी नहीं पीना चाहिए, वो स्पर्म को किल कर देता है, वो स्पर्म को मार देगा। लेकिन फीमेल पिएगी, उसके ओवा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, इसलिए घर में मना करती है तुम नारियल पानी नहीं पियो। ये टाब की बात नहीं कर रहे हैं, वो वाला पका हुआ नारियल का बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग नोट्स लिखने वाले हैं। आशीष पी गया है क्या आकाश? आकाश आज से छोड़ देगा, है ना। नोट्स क्या लिख रहे हैं? फॉर फर्टिलाइजेशन तो इसके बाद क्या लिख रहे हैं? फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन
60% sperm must be normal shape and size, है ना, बट 40% स्पर्म क्या होना चाहिए, नॉर्मल एक्टिव होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपका नहीं है तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो हाँ, क्या हो गया, वो जुड़वा का अलग कॉन्सेप्ट है, वो इसी चैप्टर में लास्ट में बताएंगे, ठीक है, जब वहां पर फर्टिला इम्ब्रियो पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे आपको, और अच्छा से बता देंगे, है ना, मोनोस्पोरिक इम्ब्रियो, डायस्पोरिक इम्ब्रियो। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया। क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया। अब हम लोग का स्टार्ट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें फीमेल का पार्ट पढ़ेंगे, उसका ग्लैंड पढ़ेंगे, उसका जेनेटिलिया पढ़ेंगे, फीमेल में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ओवा बनाएंगे, oogenesis। उसके बाद क्या बनाएंगे, oogenesis। तो यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे, हाँ देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये आगे आपका चलेगा, है ना, इसमें ज्यादा, इस मेल से ज्यादा टाइम लगेगा। उसका कारण है कि फीमेल में एक्स्ट्रा ऑर्गन भी होते हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी होता है, जैसे oogenesis, इसमें आपको बताया था oogenesis एम्ब्रियो में ही स्टार्ट हो जाता है ना। तो एम्ब्रियो से लेकर के प्यूबर्टी तक जाके कंप्लीट होता है ओवा का बनना, मतलब ओवा का निर्माण कब स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियो कंडीशन में। फिर वो बच्ची जन्म ली, जन्म लेने के बाद वो मैच्योर हुई, तब जाके ओवा कंप्लीट होता है बनना। हमने शुरू में ऐसा नहीं कहा कि ओवा बन के तैयार हो जाती है, एम्ब्रियो बन के तैयार स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरह से ओवा पूरा बनने में समझ लो 15 से 16 साल लगता है, लग रहा है ना जी, प्यूबर्टी आने तक। तो ये इसमें ज्यादा होता है। उसके बाद आप लोग को पढ़ाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है फीमेल में, जिसमें बहुत सारा साइक्लिक चेंजेस होते हैं। वो साइक्लिक चेंजेस आपको बताएंगे, कब मेंसेस आते हैं, ये सब कुछ आते हैं। तो वो सब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही पढ़ने वाले हैं, समझ रहे बात को। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं और आपको क्वेश्चन देते हैं। क्या देते हैं,